दोस्तों क्विज नंबर 11 में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ और बीईओ इन सब के लिहाज से ये हमारा कोई सीरीज़ है। सो यहाँ पर देखिए, अपने आप को टेस्ट करिए कहाँ पर आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, कितना कुछ आपको आता है, नहीं आता है, कितना आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। सो आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं लिया है तो इसमें आप एनरोल करा सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी और सब कुछ आपका सिलेबस जो है कवर अप हो जाएगा। कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने में आप कैपेबल होंगे। फीस जस्ट 500 रुपीज़ फॉर 1000 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि व्याख्यात्मक प्रश्न रहेंगे और हर किसी प्रश्न में आपका समझिए एक टॉपिक कवर अप होगा। चलिए अब टाइम और स्पेंड ना करते हुए आगे बढ़ें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो 2 बार जिसका राज्याभिषेक हुआ। अब ये अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और औरंगजेब हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। अगर आप औरंगजेब की बात करें तो 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि 2 बार कहाँ कहाँ हुआ, ठीक है? तो दोनों बार भैया दिल्ली में ही हुआ। अब चलिए ठीक है, दिल्ली में हुआ, बट ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये बादशाह बने तो इन्होंने उपाधि क्या ली। तो इनकी उपाधि थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। अब्दुल, मुजफ्फर, महिउद्दीन, मोहम्मद, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर, पादशाह, गाजी, ये उपाधि धारण करके इन्होंने सिंहासन ग्रहण करा। अब इनकी जो 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ, एक बार हुआ 1658 में और एक बार हुआ 1659 में। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा स्पेसिफिक पूछेंगे, फिर भी इफ इन केस पूछ लें तो 31 जुलाई, ठीक है, 1658 और 15 जून, ये 2 डेट थी जब इनका राज्याभिषेक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा कि आपको आता था कि नहीं आता था। जब वीडियो ख़त्म होगा अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, आप उससे आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं आने वाले समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए और बीईओ के लिए। चलिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अब देखिए, जिले पर चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूबे की, ठीक है? तो सूबा जो होता था वो किसके लिए यूज़ कराया जाता था? प्रांत के लिए, ठीक है? इसके बाद अगला जो वर्ड आता है वो आता है सरकार। ये जो वर्ड यूज़ कराया जाता था ये जिले के लिए कराया जाता था, ठीक है? इसके बाद जो अगला वर्ड आता था जिसमें हम बात करें कि मतलब सरकार को और ज़्यादा किस में डिवाइड करा गया, तो आते थे पक्के परगना, ठीक है, या फिर इसको महल बोलते थे। तो ये आपको कैटेगराइजेशन याद रखना है। प्रांत के लिए सूबा बोलते थे, जिलों के लिए सरकार, और जिलों को जो फर्दर डिवाइड करा जाता था वो परगना और महल में करा जाता था, ठीक है? सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? सरकार, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करी जा रही है कि मुगल चित्रकला के विषय में ये जो कथन आपको दिए हुए हैं कौन सा यहाँ पर सत्य है? सो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि मुगल चित्रकला का जो विषय होता था वो युद्ध और दृश्य होता था। दूसरा पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य। तीसरा है आपकी दरबारी चित्रण। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अच्छा, इसमें भी अगर हम बात करें तो पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, इसमें कौन जो था चित्रकार मुगल शासन के दौरान बहुत ज़्यादा निपुण था, मतलब बड़ा उसका फेम था, तो उनका नाम था आपका उस्ताद मंसूर। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मतलब फेमस कहते हैं, बहुत ज़्यादा निपुण थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, बाबर नामा जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने करा? सो सबसे पहले तो बात करिए भैया, बाबर नामा लिखी किसने थी? और बाबर नामा को किसी और नाम से भी क्या जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था तुजुक ए बाबरी, ठीक है? अब ये जो तुजुक ए बाबरी है ये किसने लिखी? खुद बाबर ने लिखी। बाबर की जो मदर टंग थी या फिर मातृभाषा थी वो कौन सी थी? तुर्की थी। तो तुर्की भाषा में ही इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। अब तुर्की के बाद अगली भाषा आई जिसको हम कहेंगे फारसी, जिसमें इसका अनुवाद कराया गया तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा का। तो ये जो अनुवाद करा किसमें? फारसी में। ये किसने करा? ये भी आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा। पायंदा खां, और दूसरा नाम है आपका अब्दुर रहीम खाने खाना, ठीक है? तो इन 2 लोगों ने किसमें चेंज करा इसको? फारसी में। इसके बाद अगली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बात आती है किसकी? इंग्लिश की। क्योंकि अब देखिए, पहले जो मूल थी वो
टर्किश में थी, तुर्की में थी, तुर्की से आई फारसी में, फारसी से उसको ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में, और वो किसने करा? आपका जॉन लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको पता चला बाबरनामा के बारे में कि इसका जो एक और नाम है वो तुजुक बाबरी है। बाबर ने खुद लिखी, टर्किश लैंग्वेज में लिखी, तुर्की में। उसके बाद उसको कन्वर्ट कराया गया या फिर ट्रांसलेट कराया गया फारसी में, और उसमें पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने उसको फारसी में ट्रांसलेट करा। उसके बाद लेडेन और रस्किन, इन्होंने उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, सो ग्रीन हाउस की आप बात करें तो देखिए ग्रीन हाउस में होता क्या है कि अगर हम किसी भी ग्रह की बात करें, बेसिकली हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, और भी कई गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। सो ये बेसिकली क्या करती है, ये आपका इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। उसको जब एब्जॉर्व कर लेती है तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने लगेगा, वही कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ठीक है, सो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एग्जैक्टली ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, या फिर इम्पैक्ट क्या है। सो यहाँ पर एक तो बात हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की, एक आपको याद रखना है मेथेन यानी कि CH4, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो आपका जलवाष्प होती है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? पहला यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है आपको ग्रीन हाउस गैसेस, तो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट अ सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही रिस्पॉन्सिबल। दूसरा है ओजोन परत का क्षरण, मतलब जो ओजोन लेयर है जो कि हमारी पृथ्वी को बचाए रखती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से, अगर इसका क्षरण होने लगता है, मतलब इसका डिक्रीमेंट होने लगता है, तो उस टाइम पर भी जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज है वो मतलब होने लगेगा, उसमें असर देखने को मिलेगा। प्रदूषण तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो है ही। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, फिर से हम उसी तरीके के क्वेश्चन पे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया उसका प्रभाव क्या है। पहला है समुद्र जल का जो तल है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो उसका लेवल है ओशियनिक वाटर का, वो लेवल बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, जब धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलेंगे तो अल्टीमेटली पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, और समुद्र में जब जाएगा इसका जल स्तर इंक्रीज करेगा ही करेगा। दूसरा है हिमनद का, ये हिमनद है या फिर हिमनदी नहीं है, हिमनद है, ठीक है, हिमनद का पिघलना। तो ऑब्वियस सी बात है जब टेम्परेचर राइज करेगा तो जितने भी ये ग्लेशियर्स हैं ये पिघलेंगे, और ये पिघल रहे हैं। इसके बाद है बीमारियों का बढ़ना, बीमारियां भी बढ़ेंगी, ठीक है, जो तमाम तरीके की दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। प्रबाल भित्ति का विरंजन होना, मतलब उसका भी डिके होगा, ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या है 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? पेरिस में, क्योटो में, बॉन में, या फिर कोलंबो में? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? अच्छा चलिए इसका आंसर हम बताएं, इससे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि 2022 का जो ये आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। अब देखिए पेरिस वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में हुई थी, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या वो बात थी जिसकी वजह से पेरिस सम्मेलन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कमेंट सेक्शन में आई होप कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। अच्छा अगर हम बात करें कि ये कौन सा था, तो ये था आपका 21वां COP, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो ये आपका पोलैंड में हुआ था। पोलैंड में होने वाला कौन सा था आपका? 2018 में हुआ था 24वां था,
ठीक है। इसके बाद 26वें की बात करें जो 2021 में हुआ, क्योंकि 2020 में तो हुआ नहीं कोई कोरोना की वजह से, सो 2021 में हुआ, ये आपका हुआ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। सो आपसे यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो 2022 का COP कहाँ पर हुआ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि पेरिस वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब इसका क्या रीज़न है ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, दिस इज इनकरेक्ट। दूसरा है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तीसरा है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल कौन सा इससे रिलेटेड है, तो 280 ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। अब जो फाइनेंस कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट फाइनली किसको सौंपता है, तो ये सौंपता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को सौंपता है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को सौंपता है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो होता है ये आपका इसका बेसिकली और क्या क्या कार्य हैं, ये इसके कार्य जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, देखते हैं आपको कितना कुछ इसके बारे में पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितना यहाँ पर मैंने बताया उसके अलावा जो चीज़ आपको पता हो वो बताइएगा, और कहीं सर्च मत करिएगा, अगर पता है तभी बताइएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अच्छा, यहाँ पर चले प्रथम उपाध्यक्ष की ओर, तो वर्तमान में कौन है ये जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। देखिए क्वेश्चंस आपसे पे पूछूंगा, इसका रीज़न क्या है, जब तक ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं करेंगे, अपने दिमाग को आप हिलाएंगे नहीं, उसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आपको रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होगी। एग्जामिनेशन में यही होता है। आप यहाँ पर जो भी कोई सीरीज़ देखें तो उसका बेसिक पर्पज़ ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके दिमाग पर जोर डाले, आपके दिमाग के अंदर से चीज़ों को निकालने में हेल्प करे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताता चलूँ, वो फ्रूटफुल नहीं है। फ्रूटफुल तभी है जब आप खुद से ज़्यादा उसको कोशिश करें अपने दिमाग में सोचने की, हाँ यार इसका क्या हो सकता है, तभी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगी और मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बताइएगा नीति आयोग से रिलेटेड कि नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ये सॉरी अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष तो हमने बात करी ली, उसका अध्यक्ष कौन होता है ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। अब देखिए प्रथम लोकपाल की बात करें, आंसर बी जो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये यहाँ पर आंसर इसका सही आएगा। कौन से ईयर में इनको अपॉइंट किया गया, ये ईयर जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये कौन से वर्ष का है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, इसका ईयर बताना है आपको, ठीक है। ये ईयर बताइएगा और ये बताइएगा कि चलिए पिनाकी चंद्र घोष की तो आपको बात समझ में आ गई कि पहले थे ये, बट कौन से ईयर में इनको अपॉइंट किया गया ये भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 370 तो हो ही नहीं सकता, ये तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में जानता है भैया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, अब ये नहीं है, बात खत्म है, ठीक है। अब यहाँ पर 369 होगा, 371 होगा, 372 होगा, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 371। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें ये 371 से स्टार्ट होती कहानी। सो यहाँ पर 371 से 371 जे ये आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो कौन कौन से स्टेट है, क्रमशः है, मतलब कॉन्सिक्वेंस में है ये, ठीक है। इस सबसे पहले आएगा आपका महाराष्ट्र, इसके बाद आएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद आएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद आएगा असम, असम के बाद आएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बात करें तो आपका सिक्किम,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ समझिए, ठीक है। सिक्किम के बाद आएगा आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा गोवा और उसके बाद आएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं इन पर ये अलग अलग आर्टिकल हैं 371 से 371 जे तक, तो ये इन पे अप्लाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, कथन एक की, कि वे साधारणतया लाल रंग की होती हैं। बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि लेटराइट मिट्टी जो होती है वो किस वजह से रेड कलर की होती है, क्योंकि उसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। दूसरा है वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तीसरा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। सो जैसे ही आप देखेंगे ना, कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन और आंसर देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आना बेहद ज़रूरी है कि कैसे हम आंसर को निकाल सकते हैं ऑप्शन से। सो जब आप यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ काजू की खेती की अगर आप बात कर लोगे तो यूपी में तो होती नहीं है, दैट मीन्स 3 और 4 एक साथ तो होंगे नहीं, तो ये तो आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। 3 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब 3 के बारे में आप सर्टेन है कि 3 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी चला जाएगा और ऑप्शन ए भी चला जाएगा, सिर्फ एक बचेगा ऑप्शन सी। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको इवेल्युएट करना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब हम लेटराइट मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो लेटराइट मिट्टी में जो समृद्धता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, वो होता है आपका लोहा और निकल, सॉरी लोहा और एल्युमिनियम, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी लोहा के बारे में बात करी, ये आपको पहले स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया, क्योंकि लोहे की वजह से ही इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसमें जो कमी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की, पोटाश की, चूना और इसके अलावा जो जैविक पदार्थ हैं इनकी इसके अंदर कमी होती है, ठीक है। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब ये मिट्टी बेसिकली पाई कहाँ पर जाती है, तो केरला, महाराष्ट्र और मेघालय, ये 3 स्टेट आपको याद रखने जहां पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसमें उर्वरता की बात करें तो उर्वरता के क्रम में इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो फसल होती है वो कपास है, चावल है, रागी है, गन्ना है, दाल है, काजू है और कहवा है। अब जैसे ही आप कहवा यानी कि हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि भैया सदर्न स्टेट जो है वहाँ पर काजू की और जो आपका कॉफ़ी है इसकी खेती होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन में से अपने आंसर को तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ये कौन सी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमालय से ही ये मिट्टी निकल के आती है कि हिमालय धीरे धीरे वहाँ से नदियाँ बहती हैं तो वहाँ से अपने साथ में गाद लेके आती हैं और उसकी वजह से ही ये पूरी जलोढ़ मिट्टी जो है वो बनती है। अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी जो है उसको उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। अब ये एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या फिर फॉस्फोरस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का जो पीएच मान है वो कितना होने की संभावना है, 3, 4, 6 से 7 या फिर 9 से 10। तो सही आंसर क्या होगा आपका 6 से 7, मतलब न्यूट्रल की तरफ हो, ना वो क्षारीय हो और ना ही वो कैसी हो, अम्लीय हो, ठीक है। सो मिट्टी के अगर पीएच मान की बात करें तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपको अच्छे से पता होगा कि अगर कम होगा तब वो क्या होगा, मिट्टी की अम्लीयता को मतलब अम्लीयता की तरफ जाएगा। जैसे जैसे आप 0 से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 0 से ऊपर अप्रोच करेंगे
तब वो कैसी होती चली जाएगी, वो बेसिक होती चली जाएगी, क्षारीय मिट्टी होती चली जाएगी। ठीक है। और अगर हम बहुत ज़्यादा अम्ल की बात करें, बहुत ज़्यादा एसिड होगा अगर मिट्टी में, तब भी आपकी फसल बढ़िया नहीं होगी। बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तब भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो वो 6 से 7 के बीच में जहाँ पर न्यूट्रल की स्थिति बनती है, ना बहुत अम्लीय ना बहुत क्षारीय, उस कंडीशन में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या फिर ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, परमाणु के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूमते रहते हैं नाभिक के, और नाभिक के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी खोज किसने करी, ज़रा ये बताइएगा क्या है इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु या फिर एटम का भाग नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहले वाले क्वेश्चन से आप एकदम समझ गए होंगे कि भैया ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा, कि फोटोन जो है वो मतलब उसका एक पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा। सो हमेशा याद रखिए कि एटॉमिक मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके योग की। तो अभी यहाँ पर 2 प्रोटॉन दे रखे हैं और 2 दे रखे हैं न्यूट्रॉन। ठीक है। सो दोनों को ऐड कर दीजिए, द आंसर विल बी 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। क्योंकि जब भी कभी हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी, कि रेडियो एक्टिवता ये जो मापी जाती है, ये हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, या फिर अमीटर से। सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, गाइगर काउंटर, यानी कि ऑप्शन बी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड हो रहा है। आई होप कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग करेंगे। और जाते जाते एक चीज़ आप लोगों से और पूछना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते हैं कि आप लोग करंट अफेयर देखना चाहते हैं, सो करंट अफेयर के भी इसी तरीके से क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई करिएगा। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए थे तो भैया सब्सक्राइब तो करके जाओ। ठीक है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। ज़रूर उसमें अपना विचार रखें, अपने प्रश्न को रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।